बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टार्ट करने लगे। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको भी आप इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट। आपको पता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड ना करें, उन प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन नंबर्स ऑफ solute and solvent particles but not on the nature of particle are called colligative properties। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल पे डिपेंड करें लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड ना करें, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं इसकी कोई एग्जांपल दें, तो फॉर एग्जांपल करके आपके पास इसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको वेपर प्रेशर लोवरिंग भी लिखा जाता है, बाज़ बुक में ऐसे भी लिखा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मैटिक प्रेशर। हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। आपको समझाने के लिए ये कह सकता हूँ बच्चों, सपोज करें आपके पास एक मोलर यूरिया सोल्यूशन है और इसी तरीके से एक मोलर ग्लूकोज का सोल्यूशन है और एक मोलर सेक्रोज का सोल्यूशन है, अलग अलग मौजूद हैं। सेक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, जबकि अगर हम यूरिया का फार्मूला देखें तो बच्चों उसमें NH2CO NH2 ग्रुप मौजूद होता है। तो ये इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके मालिकुलर फार्मूले डिफरेंट हैं, इनकी नेचर इनकी जो हमारे पास है नेचर है वो डिफरेंट है। यानी यूरिया अलग चीज़ है, ग्लूकोज अलग चीज़ है, सेक्रोज जिसे टेबल शुगर कहते हैं अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं इनके एक एक मोलर सोल्यूशन बना लूँ तो सब में पार्टिकल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 होगी। तो जब पार्टिकल सेम होंगे तो उनके ये जो चार प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी गई हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सैल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं, ना कि उनकी नेचर पर डिपेंड करती हैं। अगर पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी इसमें करते हैं, लेकिन बच्चों इससे पहले एक छोटी सी बात भी बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कंडीशन, किन कंडीशन को ज़हन में रखना है। Conditions for colligative properties। Conditions for colligative properties। अच्छा, colligative properties की कंडीशन क्या होंगी? एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए।
यानी बहुत पतला होना चाहिए, यानी उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सेकेंड, सोल्यूशन शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन को नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास ना होती हो। सोल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि सोल्यूशन जो है वो ऐसा हो जो अवेपोरेट भी ना होता हो, ठीक है। सोल्यूशन ऐसा हो जो वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल हो, यानी वो अवेपोरेट भी ना होता हो, तब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है। सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम इसमें स्टडी करते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी कैसे आती है? तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी। एक चीज़ ज़हन में बिठा लें, अगर किसी चीज़ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है उस, यानी अगर किसी में फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, अगर किसी चीज़ में फोर्सेस कम होंगी तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ज़रा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे आते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास सपोज करें ये एक सैल्यूट है, और इसके लिए ये है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, अवेपोरेट भी नहीं होता। एक सैल्यूट है जो मेरे पास बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल है, अवेपोरेट भी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती, प्लस इसमें हम सॉल्वेंट डाल देते हैं। अच्छा बच्चों, जो सॉल्वेंट है मेरे पास ये वोलेटाइल है, सॉल्वेंट मेरे पास वोलेटाइल है, एवेपोरेट हो जाता है। याद रखें, जो चीज़ वोलेटाइल होती है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। और जैसे ही मिक्स करूंगा सल्यूट प्लस सोल्यूशन, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन कहलाता है। तो ये जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा वो लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल यानी कम एवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। एक सैल्यूट जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसको जब प्योर सॉल्वेंट में डालें जो कि वोलेटाइल है, जो बनने वाला सोल्यूशन है वो लेस वोलेटाइल हो जाता है। अब यहाँ बच्चे सवाल भी कर रहे होते हैं सर ऐसा क्यों होता है, तो आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल भी देता जाऊँ कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, सपोज करें इस कंटेनर के अंदर इस वक्त हम सपोज कर लेते हैं सिर्फ इसमें सॉल्वेंट मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। यहाँ पे सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, प्योर जो भी सॉल्वेंट है वोलेटाइल है वो इसमें मौजूद है। तो इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल इस वक्त मौजूद हैं वो सॉल्वेंट के हैं। और आपको पता है कि ये सरफेस फिनोमेना है, एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है, टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही लाज़िम बात है सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं, तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होंगे इतनी ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करके एवेपोरेट होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद एवेपोरेशन वालों की ज़्यादा होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे होंगे ऐसे करके। जब मैं एक इसी कंटेनर के अंदर सैल्यूट भी साथ ऐड कर देता हूँ इस सॉल्वेंट में, तो ये हमारे पास है, यहाँ तो आप समझ लें प्योर सॉल्वेंट है ये। यहाँ पे मैं एक कंटेनर जो बना रहा हूँ बच्चों, इस कंटेनर के अंदर आप समझ लें कि सॉल्यूशन मौजूद है और सॉल्यूशन में हमारे पास मिक्सचर है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और इसी तरीके से इसमें यहाँ पे सैल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, यहाँ पे सैल्यूट भी है। अब अगर मैं सरफेस बनाता हूँ तो बच्चों इस सरफेस के ऊपर हमारे पास देखिए कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे और कुछ पार्टिकल सैल्यूट के भी होंगे। अच्छा, सरफेस के ऊपर अब अगर आप देखें तो ये जो सरफेस है इसमें इस वक्त हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तादाद कम हो गई है। जितने सॉल्वेंट पार्टिकल सरफेस पे होंगे इतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, अगर क्योंकि सैल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो उड़ता ही नहीं है। तो जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार यहाँ पे कम हो चुकी है, तो इसीलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल जब सरफेस के ऊपर कम होंगे तो यहाँ पार्टिकल्स की तादाद कम होगी, एवेपोरेशन कम हो जाएगी, इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा। इसलिए जब व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको राउट्स लॉ याद हो तो बच्चों मैं थोड़ा सा इधर यहाँ से राउट्स लॉ से फिर इसको ड्राइव करता हूँ।
अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी और वो थी डेल्टा पी ओवर पी नॉड इज इक्वल टू x2। इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होगी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट की मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसको अपनी यादाश्त के लिए कोई नंबर 1 कह देता हूं। मैं x2 देखना चाह रहा हूं बच्चों। x2 क्या है? x2 का लेवल इस पूरे चैप्टर में सैल्यूट के लिए है। तो x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन का है। तो मैं आपसे कहता हूं इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, उसको उधर ही छोड़ दिया। तो x2 क्या है? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी सैल्यूट के मोल ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट। ये x2 होगा, क्योंकि x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों हमने यहां पे एक लाइन लिखी है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट होता है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉल्वेंट जो सैल्यूट है ना होने के बराबर है। जैसे एक ड्रम पानी के अंदर अगर मैं नमक डाल दूं 1 चम्मच, तो बच्चों वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। तो इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं n1 प्लस n2 नियरली इक्वल टू n1। ये क्या किया बच्चों? क्योंकि सैल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसलिए इन दोनों का सम नियरली इक्वल टू जो है वो 1 होगा। तो अब इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास x2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा n2 ओवर n1। अब हम करते हैं जी वैल्यू x2 की पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। अगर x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये मेरे पास आएगा डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1। यहां तक मैं पहुंच गया और इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 कह देता हूं। अब मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे n पता है। n क्या चीज़ है बच्चों? n मोल्स हैं, और मोल का फार्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन मास इन ग्राम को आमतौर पर हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मास इन ग्राम को W से डिनोट किया जाता है, सोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो इसलिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास तो कैपिटल M से डिनोट होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे पूछ रहे होते हैं सर स्मॉल m क्यों नहीं लिखा आपने। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 1 टिश्यूमेट्री में मास इन ग्राम को m से लिख रहे होते हैं। तो यहाँ बच्चों इसको क्योंकि m मोलैलिटी है तो इसलिए हम मोलैलिटी इस चैप्टर में यूज़ हुआ है उसके लिए, तो इसलिए W से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोल्स का फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि n2 के लिए लिखें तो आपके पास यही फार्मूला n2 के लिए क्या बन जाएगा? n2 W2 ओवर m2। n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट। अच्छा n1 के लिए लिखें तो 1 का लेबल किसके लिए है? हमें पता है कि 1 सॉल्वेंट के लिए है, यानी ये n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट। 2 का लेबल इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं कहीं यूज़ करूं किसी चीज़ के साथ भी आपने उसको सैल्यूट समझना है, और 1 का लेबल जब भी यूज़ करूं उसे आपने सॉल्वेंट समझना है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो बच्चों ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म ये बन जाएगी डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू, अब W2 की जगह लिखने जा रहा हूँ बच्चों, n2 की जगह लिखने जा रहा हूँ। तो n2 की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट की जगह क्या बन जाएगा? मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैल्यूट। अच्छा n1 की जगह क्या बन जाएगा? लाजिम बात है यही मोल का फार्मूला, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इधर जगह नहीं है बच्चों, तो मैं मज़ीद इसको इस साइड पे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है बच्चों। इसकी वैल्यू यहाँ इसकी पुट करते हैं जी। तो अब हमारे पास इसको उसी फॉर्म को मैं ज़रा और मज़ीद इस वाली फॉर्म को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो मेरे पास डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर m2, और जब आप इसको पलटेंगे बच्चों, इसको नीचे से उधर पलटेंगे तो ये आ जाएगा
M1/W1 ये बन जाएगा। अब इसको में से M2 निकालते हैं, तो M2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, M2 उधर ले जाते हैं, अगर M2 उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास, तो ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा इनटू, अब W2 ऐसे ही रहेगा, W1 भी ऐसे ही रहेगा, इनटू M1 ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ड्राइव हो गई। इस मैथमेटिकल फॉर्म को इसलिए याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारी बुक में, ठीक है, और वो एग्जांपल है 10.12। वो बच्चा आराम से, या इसके न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं, मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट दिया होगा, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा, अच्छा पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया होगा। डेल्टा पी कैसे निकालोगे? डेल्टा पी निकालना हो तो आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा पी होता है जी पी नॉट माइनस पी, क्यों? पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये दोनों गिवन होंगे तो आप डेल्टा पी वहां से निकाल सकते हो। तो मैं आपसे कहता हूं इसमें बताएं कि वेयर M2 क्या है, तो आप कहते हैं M2 है मोलर मास ऑफ सैल्यूट, मोलर मास ऑफ सैल्यूट, 2 का लेबल सैल्यूट के लिए है जी। अच्छा M1 क्या है? मोलर मास, मोलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 का लेबल सॉल्वेंट के लिए हो गया। अब इसी तरीके से W2 क्या है जी? मास इन ग्राम ऑफ, जो गिवन होगा, मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट। अच्छा W1 क्या है जी? मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा। पी नॉट क्या है? ये गिवन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब वो मिक्स नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, जब उसमें सैल्यूट नहीं डाला हुआ। अच्छा डेल्टा पी क्या है? ये डेल्टा पी निकालते हैं पी नॉट माइनस पी से। पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी दिया होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी हमें न्यूमेरिकल में दिया होता है, उससे निकालते हैं। तो इसको हम नाम देंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।